नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा था क्या? आज हम जिस भारत को जानते हैं उसकी सीमाएं आखिर कैसे बनी? देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींचने की कहानी नहीं है। ये तो कह सकते हैं एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने की कहानी है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर आज के ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में कैसे आए। देखिए, ये कोई एक दो दिन का काम तो था नहीं। इसके पीछे ना दशकों की बहसें हैं, संघर्ष है और एक बहुत ही दिलचस्प सोच विचार की कहानी छिपी हुई है। आइए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1947 के ठीक बाद से, जब भारत एक नया नवीला राष्ट्र था और उसके सामने अपने नक्शे को फिर से बनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। जरा 1947 के भारत की तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। जो नक्शा था ना, वो एक बहुत ही उलझी हुई पहेली जैसा था। एक तरफ थे ब्रिटिश प्रांत और दूसरी तरफ थी 500 से ज्यादा रियासतें, हर एक का अपना राजा, अपने कानून। अब सोचिए, इतने बिखरे हुए देश को एक साथ चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा था। तो अब हमारे नए देश के नेताओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक लॉजिकल, एक सही नक्शा कैसे तैयार किया जाए जिससे देश को चलाना आसान हो सके। और बस यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी बहस। भाई, राज्यों की बाउंड्रीज खींचने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? क्या हम भाषा के हिसाब से लाइनें खींचे? मतलब तमिल बोलने वाले एक राज्य में, बंगाली बोलने वाले दूसरे में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत देखें जिससे सरकार चलाना आसान हो? ये पहचान और प्रशासन के बीच एक बहुत बड़ा सवाल था। अब देखिए, इस सवाल का जवाब मिलना इतना आसान नहीं था। सरकार ने एक के बाद एक कई कमेटियां बनाई। पहले आया धर आयोग, फिर जेवीपी समिति। लेकिन असली जो टर्निंग पॉइंट आया ना, वो था फजल अली आयोग की रिपोर्ट के साथ। उस रिपोर्ट ने, समझिए, सब कुछ बदल दिया। फजल अली आयोग ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने ये माना कि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये तो लोगों की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इसीलिए उनकी सबसे बड़ी सिफारिश थी, राज्यों को बनाने का जो मेन आधार होना चाहिए वो भाषा ही होनी चाहिए। और ये सिफारिश भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। तो बस इस सिफारिश के आते ही भारत के नक्शे को एक नई शक्ल देने का स्टेज पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब बस इसे लागू करना बाकी था। और फिर वो ऐतिहासिक कानून आया जिसने भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कह सकते हैं कि ये वो कलम थी जिसने देश की नई तकदीर लिखी, नई सीमाएं खींची। इस एक अकेले कानून ने भारत के उस पूरे उलझे हुए नक्शे को एकदम साफ कर दिया। मतलब रातों रात वो सैकड़ों रियासतें और अलग अलग प्रांत सीधे सीधे 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और बहुत हिम्मत वाला कदम था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1956 तो बस एक शुरुआत थी, एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। भारत का नक्शा, आप कह सकते हैं, एक जिंदा चीज की तरह है जो समय के साथ बदलता रहा है। 1960 में देखिए, बॉम्बे राज्य टूटा, गुजरात और महाराष्ट्र बने, फिर पंजाब और हरियाणा अलग हुए, और ये सिलसिला चलता रहा 2014 में तेलंगाना के बनने तक। ये दिखाता है कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से हमेशा खुद को ढालता रहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज आखिर हैं क्या? तो देखिए, ये वो इलाके हैं जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं। इन्हें बनाने के पीछे या तो कोई स्ट्रैटेजिक वजह होती है या फिर कोई खास एडमिनिस्ट्रेटिव कारण। अब भारत की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को संभालने के लिए एक और तरीका निकाला गया, और वो था कुछ राज्यों को विशेष दर्जा यानी स्पेशल स्टेटस देना। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कुछ राज्यों की जो अपनी अलग यूनिक ज़रूरतें हैं, चाहे वो उनकी हिस्ट्री से जुड़ी हों या उनके कल्चर से, उनको पहचाना जाए और उनके लिए संविधान में कुछ खास इंतजाम किए जाएं। ये भारत की अनेकता में एकता वाली जो भावना है ना, उसी का एक सबूत है। अब देखिए, इतने सारे राज्य हैं, तो ये भी ज़रूरी था कि वो आपस में मिलजुल कर काम करें। तो इसके लिए भी कुछ खास स्ट्रक्चर बनाए गए। तो राज्यों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए जोनल काउंसिल्स बनाई गईं।
यहाँ आस पड़ोस के राज्य एक साथ बैठकर अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स पे बात कर सकते थे। लेकिन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उसकी ज़रूरतें कुछ अलग थीं। तो वहाँ के लिए एक स्पेशल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई, जिसके पास सिर्फ सलाह देने का ही नहीं, बल्कि उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करने की भी पावर थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम बस बनाकर छोड़ दिया गया। समय के साथ इसे और बेहतर बनाया गया। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया ताकि वो रीजनल डेवलपमेंट में और भी असरदार रोल निभा सके। ये दिखाता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो कितना फ्लेक्सिबल है। जरा इस नंबर पर एक बार ध्यान दीजिए, 30। जी हाँ, 1950 के बाद से भारत में 30 नए राज्य बनाए गए हैं। ये नंबर खुद बताता है कि हमारे देश का नक्शा कितना डायनामिक रहा है, कितना बदलता रहा है। और इस पूरे लंबे सफर के बाद आज हम यहाँ हैं। भारत का जो आज का नक्शा है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये उसी पूरी प्रक्रिया का नतीजा है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो आखिर में ये एक सवाल जरूर मन में आता है कि भाषा या पहचान के आधार पर राज्यों की सीमाएं बनाना ये देश की एकता को मजबूत करता है या फिर इसे चुनौती देता है? क्या इससे लोगों को अपनी पहचान मिलती है और एकता बढ़ती है, या फिर कहीं ना कहीं हम और वो की एक दीवार खड़ी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब मिलकर ढूंढ रहे हैं।